आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑनलाइन चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू को इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी दोस्त नए हैं चैनल पर, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये इन्वायरमेंट का भाग 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। तो निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? ऑप्शन है ए रेगिस्तान, बी समुद्र, सी वन और डी कृषि भूमि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी समुद्र। दोस्तों, समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम पृथ्वी पर उपस्थित सभी पारिस्थितिक तंत्र में सबसे बड़ा तथा सबसे अधिक भाग पर विस्तारित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण संबंध एक खालिस्तान संकल्पना है। ऑप्शन है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी संज्ञानात्मक और डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धनात्मक। दोस्तों, मानव पर्यावरण का संबंध एक धनात्मक संकल्पना है। क्यों है? क्योंकि मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप संबंध जो है मनुष्य की प्राकृतिक पर्यावरण के साथ दो तरफा की भूमिका अदा करता है। यानी कि बात कह सकते हैं कि मनुष्य एक तरफ तो भौतिक पर्यावरण के जैविक संगठन का एक महत्वपूर्ण भाग है तथा कंपोनेंट यानी कि कंपोनेंट है, तो दूसरी तरफ वह पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण फैक्टर भी है यानी कि कारक भी है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पौधे होते हैं क्योंकि क्यों होते हैं? तो ऑप्शन है ए विस्तृत रूप से फैले होते हैं, ऑप्शन बी वे मृदा से जुड़े होते हैं। दोस्तों, ये मृदा होगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं और ऑप्शन डी उनमें जड़ें होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। दोस्तों, किसी भी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। है पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। ऑप्शन है ए बाढ़ एवं सूखा, ऑप्शन बी वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, ऑप्शन सी भूस्खलन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाढ़ एवं सूखा। दोस्तों, पर्यावरण अपघटन के कारण जलवायु यानी कि क्लाइमेट में परिवर्तन होता है, जिसका परिणाम स्वरूप कई प्रकार की प्राकृतिक आपदा उत्पन्न होती हैं, जैसे कि सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, अत्यधिक वर्षा आदि इसमें सम्मिलित है। तो ध्यान में रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए बाढ़ एवं सूखा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये MPTET 2011 में भी पूछा जा चुका है और अभी CTET में भी रिसेंटली कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान में रखिएगा। तो इसके ऑप्शन है ग्रीन ओलंपियाड, ऑप्शन बी वन महोत्सव, ऑप्शन सी पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, ऑप्शन डी पर्यावरण दिवस समारोह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रीन ओलंपियाड। दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? ऑप्शन है ए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शिक्षक तथा संरचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, ऑप्शन सी परीक्षा के माध्यम से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शिक्षक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने तथा उनकी मानसिकता में बदलाव लाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति
कि छात्रों की पाठ्यक्रम में बदलाव लाया जाए तथा उन्हें गैर शिक्षक गतिविधियों में शामिल किया जाए। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से एक पर्यावरण समस्या नहीं है। ऑप्शन है ए जल का विनाश यानी कि दुरुपयोग, ऑप्शन बी जल का संरक्षण, ऑप्शन सी वनों की कटाई, ऑप्शन डी भूमि अपरदन यानी कि क्षरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जल का संरक्षण। दोस्तों, जल संरक्षण यानी कि पर्यावरण समस्या नहीं है, बल्कि पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में जल संरक्षण जो है वो सहायक है। वे सभी कार्य जिससे पर्यावरण का ह्रास होता है या हानि होती है वह कारक पर्यावरण समस्या के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि जल का दुरुपयोग, वनों की कटाई और भूमि अपरदन आदि। ये सब क्या हैं? तो यह पर्यावरण ह्रास के कारक हैं, और जबकि जल संरक्षण जो है वो पर्यावरण समस्या नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? ऑप्शन है ए भूमि, बी धर्म, सी समुदाय और डी परिवार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि धर्म। दोस्तों, मानव पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी कारक सम्मिलित होते हैं जो मानव के चारों तरफ स्थित होते हैं। बात करते हैं उदाहरण से, जैसे कि मृदा, समुदाय, जनसंख्या, परिवार, संचार आदि। ये सभी क्या हैं? तो यह सभी मानव पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जबकि मानव धर्म जो है वो पर्यावरण का संगठन नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी टीईटी में पूछे जा चुके हैं। देखिए, ये क्वेश्चन एमपी टीईटी 2011 में पूछा गया था। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण निम्न में से क्या है? ऑप्शन है ए वनों की कटाई, बी निर्माण कार्य, सी शिकार और डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, वनों की कटाई, शिकार तथा निर्माण कार्य प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का एक उदाहरण है। दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है? ऑप्शन है ए सभी जीव, बी भू आकृतिक कारक, सी जलवायुई कारक और डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यह सभी। दोस्तों, प्रकृति के सभी जैव व अजैव घटकों को प्रकृति पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अतः प्रकृति पर्यावरण सभी जीव भू आकृतिक तथा जलवायु कारक घटक के रूप में आएंगे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक सभी जीव होंगे, भू प्राकृतिक कारक होगा और जलवायु कारण भी ये सभी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? यह सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? ऑप्शन है ए 25%, बी 30%, सी 50% और डी 10%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10%। दोस्तों, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का 10% भाग ही स्थानांतरित होता है। और 10% नियम को किसने दिया? तो ध्यान में रखिएगा, यह नियम दिया लिंडमैन ने। किसने दिया? तो यह नियम दिया लिंडमैन ने। कब दिया? तो 1942 में इस नियम का इन्होंने प्रतिपादन किया था। और इस नियम के अनुसार 90% भाग प्रत्येक स्तर अपने ऊर्जा प्रयोग में ले लेती है तथा अपने से आगे केवल 10% ही छोड़ता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 10%। ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक पर्यावरण में शामिल हैं। ऑप्शन है ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक और डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, जैविक पर्यावरण के अंतर्गत सभी जीवित तत्व आ जाते हैं, और जीवित तत्वों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? तो ध्यान में रखिएगा, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर और अपघटन यानी कि डीकम्पोजर। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ये सभी जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 10% का नियम दिया? दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए लिंडमैन,
ऑप्शन बी गोल्डमान, ऑप्शन सी बेकमान, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लिंडमान, यानी कि लिंडमैन भी इनको बोलते हैं। तो लिंडमैन ने यह नियम कब दिया बता चुके हैं इसके पिछले क्वेश्चन में कि यह नियम 1942 में लिंडमैन द्वारा दिया गया और यह नियम ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। और इस नियम के अनुसार जो है 90% ऊर्जा यानी कि 90% भाग स्तर अपने ऊर्जा का प्रयोग में ले लेता है और तथा अपने आगे केवल 10% ही छोड़ता है, इसलिए इसको 10% के नियम का नाम दिया गया, ध्यान में रखिएगा। और यह नियम किसने दिया, तो ऑप्शन नंबर ए लिंडमैन सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एक स्रोत है किसका। ऑप्शन है ए अधिगम का, ऑप्शन बी औषधि का, ऑप्शन सी ऊर्जा का, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। दोस्तों पर्यावरण अधिगम, औषधि एवं ऊर्जा तीनों का स्रोत है। पर्यावरण से प्रचुर मात्रा में पादप यानी कि औषधियों की प्राप्ति होती है। पर्यावरण अधिगम से छात्रों में समन्वय यानी कि सीखने समझने एवं भावनात्मक क्षमता का विकास भी होता है, ध्यान में रखिएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, यह सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। ऑप्शन है ए मानव, बी वायुमंडल, सी जलमंडल और डी सौरमंडल। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सौरमंडल। दोस्तों ये तीनों जो हैं वो पर्यावरण अध्ययन के घटक हैं, जबकि सौरमंडल जो है वो पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तथा जैवमंडल यानी कि मानव आदि कारकों का अध्ययन किया जाता है, जबकि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सौरमंडल का अध्ययन नहीं किया जाता, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सौरमंडल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पर्यावरणीय असंतुलन का क्या कारण है। ऑप्शन है ए पर्यावरणीय चेतना का अभाव, ऑप्शन बी भौतिकवादी सोच, ऑप्शन सी भोगवादी प्रवृत्ति, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी कि पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच और भोगवादी प्रवृत्ति ये तीनों ही पर्यावरण असंतुलन के कारण है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस एकीकरण में निम्न में से किसे शामिल किया गया, यानी कि ईवीएस एकीकरण में निम्न में से कौन सा विषय जो है वो शामिल है। तो ऑप्शन है ए पारिस्थितिक विषाणु विज्ञान और विज्ञान का, ऑप्शन बी विज्ञान सामाजिक अध्ययन का, ऑप्शन सी विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का, ऑप्शन डी पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का। ईवीएस यानी कि एनवायरनमेंट स्टडीज एकीकरण के अंतर्गत इसमें शामिल किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है। ऑप्शन है ए पवन, बी सूर्य, सी पौधे और डी जानवर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सूर्य। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य का प्रकाश है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत भी है, ध्यान में रखिएगा। और यही पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है, अतः इसे पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल भी कहते हैं। और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा कहलाती है। इस ऊर्जा की सहायता से ही हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं तथा कोशिकीय श्वसन भी करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सभी जीवों के लिए सूर्य से आने वाला प्रकाश यानी कि सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत और चरम स्रोत है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है। ऑप्शन है ए कीट, मेढक और सांप, ऑप्शन बी खरगोश, लोमड़ी, शेर, ऑप्शन सी प्लावक, मछली और व्हेल, ऑप्शन डी चूहा, सांप और गिद्ध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्लावक, मछली और व्हेल। देखिए दोस्तों ये जो है वो घासीय मैदान की नहीं है, ये कौन सी है, तो ये तीनों जो हैं वो जलीय क्षेत्र के, ध्यान में रखिएगा। देखिए मछली भी जल में रहती है और व्हेल भी जल में रहती है। यहाँ पे प्लावक क्या है, तो प्लावक ध्यान में रखिएगा ये एक सूक्ष्म घास है जिसको छोटी मछली खाती है, यानी कि छोटी मछली प्राथमिक उपभोक्ता बनेगी और बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को खाएगी, यानी कि सेकंड उपभोक्ता। और व्हेल जो है
वो बड़ी मछली खाएगी, यानी कि तृतीय उपभोक्ता। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ये जलीय क्षेत्र में आते हैं प्लावक मछली और बेल। बाकी देखिए कीट, मेढक और सांप ये क्या है? स्थलीय क्षेत्र के। और खरगोश, लोमड़ी और शेर ये भी घासी मैदान यानी कि स्थलीय क्षेत्र में। और चूहा, सांप और गिद्ध ये भी घासी मैदान यानी कि स्थलीय क्षेत्र में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।